नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सिवान एकेडमिक पे। तो साथियों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। ठीक है, और आज का आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए बच्चों, इस चैप्टर से प्रत्येक साल कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अधिक से अधिक 5 नंबर तक आपके एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, ये चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन वहीं आएंगे जो इस वीडियो में दिए हुए हैं, यानी कि इसको आप बहुत गौर से देखेंगे और जिसका भी आप आंसर जानते होंगे उसमें उसका कमेंट में आप उसका जवाब जरूर देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आज का क्वेश्चन है बच्चों, आज का क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, यानी कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब पहला ऑप्शन है संकेतों के रूप में, दूसरा है अणुसूत्रों के रूप में, तीसरा है समीकरणों के रूप में और चौथा है सरल सूत्रों के रूप में। तो बच्चों आंसर होगा क्या? जैसे कि मान लेते हैं कि हम आपके सामने यहाँ पे एक अभिक्रिया देने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। ठीक है, यह अभिक्रिया है और इसको आप व्यक्त कैसे करेंगे ये आपको बताना है। तो आप क्या करते हो, हाइड्रोजन का संकेत लिखते हो। हाइड्रोजन का होता है H2 प्लस है तो प्लस, ऑक्सीजन का क्या होता है, तो ऑक्सीजन का होता है O2 और जल का क्या होता है, H2 होता है बच्चों। यानी कि आप रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में व्यक्त किए, तो आप इसको व्यक्त किए संकेत के रूप में, यानी कि संकेतों के रूप में आप इसको व्यक्त किए। यानी आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा पहला संकेतों के रूप में। रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों के रूप में व्यक्त किया जाता है बच्चों। ठीक है, और जब यह संकेत लिख दिया जाता है, गौर कीजिएगा, जब यह संकेत लिख दिया जाता है तो यही संकेत समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं बच्चों, समीकरण कहलाते हैं। जब अभिक्रिया को संकेतों के रूप में लिख दिया जाता है तो यह पूरा प्रस्तुतिकरण जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको समीकरण कहते हैं। ठीक है, और एक्चुअली इसका नाम कौन सा समीकरण होगा, तो यह होगा कंकाली समीकरण। कौन सा समीकरण होगा, कंकाली समीकरण होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समीकरणों के बाएं एवं दाएं ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह समीकरण क्या कहलाता है। कह रहा है कि समीकरणों के बाएं एवं दाएं ओर कह रहा है, ऐसे कह रहा है बच्चों कि जैसे मान लेते हैं कि ए है और बी से अभिक्रिया कर रहा है और ए बी बना रहा है। ठीक है, ये है बाएं, ठीक है, और ये है दाएं। आपको बता दें कि किसी भी अभिक्रिया को 2 रूप में व्यक्त किया जाता है। एक होता है अभिक्रिया शुरू होने से पहले वाले पदार्थ और एक होता है अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ। यानी कि 2 ही इसमें प्रकार होता है, 2 ही इसमें टर्म होता है। एक होता है रिएक्टेंट, अभिकारक, रिएक्टेंट, और एक होता है प्रोडक्ट। यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं और जो पदार्थ बनता है बच्चों उसको प्रतिफल कहा जाता है। अगर आपसे कोई अभिकारक प्रतिफल पूछे तो आप ऐसे बताइएगा। अब दोनों के सम्मिलित रूप को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में, तो देखिए, जब भी किसी अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिख दिया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे संकेत का यूज हुआ है ए और बी, आप एग्जाम्पल के रूप में बताए हैं, तो इसको समीकरण कहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब बाएं और दाएं ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो, यानी कि अगर इधर ए जो है 1 है तो इधर भी ए कितना है, 1 है, इधर बी 1 है तो इधर भी कितना है, 1 है। तो कह रहा है कि यदि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो समीकरण क्या कहलाते हैं, संतुलित, असंतुलित कहलाएगा।
संतुलित कहलाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के प्रतिकूल, प्रतिकूल माने होता है उल्टा, कि सरल सूत्रों के रूप में कह रहा है क्वेश्चन कि किसी भी समीकरण में जो बाएं और दाएं और परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसको कौन सा समीकरण कहते हैं। तो बच्चों आप जानते होंगे कि समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित, समीकरण दो प्रकार से होते हैं, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसे असंतुलित कहते हैं, और जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है, और परमाणुओं की संख्या समान होगी तो आंसर क्या होगा, कौन सा समीकरण होगा बच्चों, आंसर होगा संतुलित समीकरण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है, असंतुलित। तो बच्चों करेंगे क्या कि हम बाएं साइड और दाएं साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के परमाणुओं की संख्या चेक करेंगे। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 दिया है तो ये भी 2, यानी कि ये संतुलित है, संतुलित है। आपसे क्या पूछा है, असंतुलित पूछा है। तो देखिएगा दूसरा क्या है कि 2K है, तो यहां पर भी 2K, Cl 2 एकम 2 तो Cl भी 2 एकम 2 है, दोनों बराबर है। ऑक्सीजन की बात करिए तो 3 गो है लेकिन 2 से यहाँ पे गुना हुआ है तो 3 दूना 6, और बच्चों यहां पर भी देखिएगा तो 3 दूना 6, यानी कि ये भी क्या है, संतुलित है। तीसरा बच्चों, तीसरा क्या है, तो तीसरा चेक करेंगे कि Pb 1 है तो Pb 1 है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 1 है लेकिन 2 से गुणा किए तो 2 हो गया, तो यहां देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे बराबर परमाणुओं की संख्या नहीं हुई, और परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हुई तो ये क्या हो गया, असंतुलित। बच्चों सॉरी, हाँ ठीक है, असंतुलित हो गया। और तीसरा देखिए, हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2, यानी कि ये है संतुलित। ठीक है, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सी। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं कि इसको संतुलित कीजिए, तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा इसको संतुलित करके आप बताइएगा कि रिएक्टेंट में कौन सी संख्या से गुणा करें और प्रोडक्ट में कौन संख्या से गुणा करें। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ा जाता है। ऐसे आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए कौन पूछ रहा है कि कौन असंतुलित होगा, तो आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। फिर से एक बार क्वेश्चन वैसा ही आ गया कि उसमें असंतुलित बताना था और इसमें संतुलित बताना है। बच्चों आप ही लोग इसका जवाब दीजिए कि होगा क्या आंसर इसका, कमेंट में जवाब दीजिए। बच्चों क्वेश्चन है कि कौन सा समीकरण संतुलित है, तो आइए चेक करते हैं। आयरन 1 है तो आयरन यहां भी 1 है, क्लोरीन यहां पे 2 है तो यहां पे क्लोरीन कितना है, 3, तो ये संतुलित नहीं है, असंतुलित है, तो कैंसिल। दूसरा यहां पे देखिए नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 1 यानी नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, यहां पे देखिए हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 2 दूना 4, और ऑक्सीजन देखिए 2 है तो यहां पर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यानी कि इसमें सब बराबर है तो ये संतुलित होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, लोहा 1 तो लोहा 2, ये असंतुलित हो गया। K1 तो K1, Cl2 तो Cl1, ये भी गलत हो गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है आप तो ये बता दिए कि संतुलित है लेकिन इसका प्रकार बताइए क्या होगा, ये कौन से प्रकार में आएगा, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसे ये टूट रहा अणु वियोजन हो रहा है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, तो वियोजन होगी, क्योंकि अणु क्या हो रही है, टूट रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंसर क्या होगा बच्चों इसका, बी। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा क्या प्राप्त हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है कि यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए बच्चों इसका जवाब दीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है जी। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बच्चों कमेंट में एक जवाब दीजिए कि
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का एक प्रचलित नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या क्या होता है? ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक इसका हम सॉल्यूशन कराते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है? तो आप बच्चों इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि देखो, एक पदार्थ था, लेकिन जैसे ही इसको गर्म किए एक से अधिक पदार्थ में ये बंट गया। जब भी कोई पदार्थ एक से अधिक में बंट जाता है ना, तो उसको वियोजन या अपघटन कहते हैं। दोनों में अंतर होता है वियोजन अपघटन में, लेकिन आप यहां पे समझिए कि या तो इसको वियोजन कहेंगे या तो अपघटन, दोनों में से कोई एक देगा ऑप्शन। लेकिन अगर दोनों देता तो उसके बीच हम अंतर आपको करेंगे। ठीक है, तो विस्थापन नहीं होगा, उभय विस्थापन नहीं होगा, उदासीनीकरण नहीं, यानी आपका आंसर होगा बी, अपघटन अभिक्रिया। थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, अपघटन। इसको इसके जगह पर वियोजन भी दे सकता था। ठीक है, वियोजन या अपघटन। आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि बताइए CaCO3 का प्रचलित नाम क्या है? तो बच्चों इसका प्रचलित नाम होता है संगमरमर। इसका प्रचलित नाम क्या होता है? संगमरमर होता है, जिससे ताजमहल का निर्माण कराया गया था। संगमरमर होता है। ठीक है, एक और इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि चूना पत्थर। चूना पत्थर। बच्चों इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नाम क्या होता है? संगमरमर, चूना पत्थर, या इसी को चौक कहा जाता है। बच्चों चौकिएगा मत, बस इसको याद रखिएगा, इसको चौक कहा जाता है, वही चौक जिससे लिखा जाता है। एक और बात समझ लीजिए, जो आप अंडा का छिलका देखते हैं ना, अंडा का छिलका, अंडा मुर्गी का अंडा हो, चाहे मुर्गी का अंडा हो या फिर बत्तख का अंडा हो, किसी भी चीज का अंडा जो है ना, उसका जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी कि संगमरमर का बना होता है। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? अपघटन। तो ये तो है ही, इसका नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, या किस प्रकार की अभिक्रिया? जब भी याद रखिएगा बच्चों कि जब भी आपको पूछा जाए ना कि जिस अभिक्रिया में पेड़ पौधा भाग लेने लगे ना, गौर कीजिएगा, जिस अभिक्रिया में पेड़ पौधा भाग लेने लगे, पेड़ पौधा, ठीक है, और उसमें सूर्य का भी नाम आ जाए कि सूर्य की उपस्थिति में हो रहा है या पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में हो रहा है, इसको यूवी भी लिखा जाता है, अल्ट्रा वायलेट रे। जब भी अभिक्रिया में पेड़ पौधों की नाम आ जाए और सूर्य की नाम आए ना, और आपसे पूछा जाए कौन सी प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो आपको बोलना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन। बच्चों इसका नाम होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो बच्चों आप इसको याद रखेंगे, यानी आंसर क्या होगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब भी अभिक्रिया में पेड़ पौधे और सूर्य की बात आ जाए ना, या फिर सूर्य की बात आ जाए किसी अभिक्रिया में, तो आप बोलिएगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में विलयन किसका है जी बच्चों? तो विलयन है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय या सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाता है। अभिक्रिया कौन सी होगी बताना है। तो आइए बच्चों अभिक्रिया लिखते हैं, उसके बाद आप जवाब तो आपके पास आ ही गया होगा। सिल्वर नाइट्रेट, बच्चों फॉर्मूला याद रखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3। याद करने से अच्छा आप इसको समझिए टर्म को। ठीक है, बिलियन में डाला जा रहा है तो बिलियन भी बना देते हैं, इसमें क्या है बिलियन का मतलब, चलो पूरा यूज करते हैं। हाँ तो बच्चों रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन क्या होगा। तो बच्चों सिल्वर नाइट्रेट कह रहा है तो AgNO3, ठीक है, और इसके जलीय विलयन है तो इसको लिख देंगे AQ
का मतलब होता है एक्वस, ठीक है। और क्या डाला जा रहा है, NaCl डाला जा रहा है। देखिए यहाँ पे दो कंपाउंड दिखाया गया है और ये आयनिक कंपाउंड है बच्चों। तो आयन होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। कह रहा है कि अभिक्रिया जब हो रहा है ना तो सिल्वर क्लोराइड अलग होता है, तो क्या बनता है, AgCl, ठीक है। AgCl जो होता है अविलय के रूप में प्राप्त होता है। एरो दे दिए, एरो का मतलब होता है अविलय, यानी कि ये अवक्षेप है बच्चों। क्या है, अवक्षेप बन रहा है। और देखो बच्चों अभिक्रिया होगा क्या देखिएगा, जब भी किसी अभिक्रिया में ना दो आयनिक कंपाउंड दे देना तो वो जब उसके बीच अभिक्रिया होगी ना तो अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। यानी कि माइनस जो है ना प्लस के पास चला जाता है, ये अपना माइनस इसको दे देता है और इसके माइनस को खुद ले लेता है, यानी कि आयनों का एक्सचेंज होता है बच्चों। बड़ा ही खास रिएक्शन है ये। AgCl और क्या बाहर होगा बच्चों, तो NaNO3 इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। और ब्रैकेट में AQ बनाए हैं, AQ से डरना नहीं है, ये AQ बताता है कि विलयन, जो ये देख रहे हैं ना वो जलीय विलयन है, ठीक है। तो देखो तो इसमें आयनों की अदला बदली हुई, और आप जानते हैं बच्चों कि जिसमें आयनों की अदला बदली होती है बच्चों वे अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन होती है, द्विविस्थापन। बच्चों एक और बात याद रखिएगा, जैसे आपका दो नाम होता है, हो सकता है कि बहुतेरे नाम हो आपका, वैसे ही इसका भी दो नाम होता है। इसे द्विविस्थापन कहते हैं क्योंकि इसमें विस्थापन एक का नहीं होता है, दोनों का होता है, इसलिए द्विविस्थापन, या फिर इसको उभय विस्थापन भी कहते हैं, उभय विस्थापन। इसको इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है बच्चों। तो अभिक्रिया देख लिए, यानी इस अभिक्रिया में कौन सी घटना हो रही है, तो आयनों की अदला बदली करके नए कंपाउंड का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसका कारक पहला ऑप्शन उदासीनीकरण नहीं, अपघटन नहीं, ऊष्माक्षेपी नहीं, अवक्षेपण। बहुत अच्छा। आप कहिएगा कि सर जी आप तो अवक्षेपण यहाँ पे लिखे ही नहीं है, आप गौर कीजिए इस पे, यहां देखिए अवक्षेप हादे बन रहा है जी, जिसमें कहे ना कि अविलय लवण प्राप्त होता है या अविलय कंपाउंड प्राप्त होता है, अविलय। जैसे आप क्या होता है ना कि घर को रंगने के लिए चूना डालते हैं पानी में ना, तो आप सुबह में देखते हैं ना कि नीचे चूना जाकर बैठ जाता है, यानी चूना पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, वो जाके कहां बैठ जाता है, तो उसके नीचे वाले सर्कस में बैठ जाता है। तो कुछ घुलता है और कुछ नहीं घुलता है, तो जो नीचे बैठ जाएगा ना उसी को हम लोग कहेंगे अवक्षेप, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक और नाम आप याद रखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि अवक्षेप तो बनना ही बनना है द्विविस्थापन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, अवक्षेपण अभिक्रिया। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और इसका जवाब आप दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, तो अभिक्रिया बताइए। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा। बच्चों आंसर बताया जा क्या होगा, 6 बज गया। आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर देखेंगे इसका। देखो केमिस्ट्री का रूल होता है कि इसमें याद तो होना चाहिए, लेकिन याद के साथ साथ तो आपके पास जितने भी आप केमिस्ट्री में क्या कर रहे हो ना कि ज्यादा से ज्यादा फार्मूला याद करने का प्रयास करो, क्योंकि फार्मूला होगा तो ही आप रिएक्शन लिखोगे, और रिएक्शन लिखना आपको जब तक नहीं आएगा ना तब तक आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाओगे। तो ये जानना बेहद ही जरूरी है, फार्मूला भी याद कीजिए और रिएक्शन भी समझिए कि होता कैसे है। बच्चों क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कलर मैच कर गया जी, चलिए कोई बात नहीं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कैसे कर रहा है, HCl से, तो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, NaCl बन रहा है, और क्या बन रहा है जी, जल। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करके NaCl बनाता है और जल बनाता है।
ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? NaOH ना एक बेस है, ठीक है, और HCl जो है एक एसिड है। अब आपके दिमाग में कुछ बात समझ में आ रही होगी कि एसिड और बेस अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? NaCl। वही NaCl जिसका उपयोग आप डेली करते हैं, ये नमक है बच्चों, और ये जल। नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। NaCl को कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी बच्चों याद रखेंगे आप लोग। तो देखो बच्चों, एसिड और बेस अभिक्रिया करके साल्ट और वाटर बना रहे हैं, यानी कि ये अभिक्रिया कहीं ना कहीं देखो बेस और एसिड मिलता है और अभिक्रिया को न्यूट्रल कर दे रहा है यहाँ पे, यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया होगी? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? उदासीनीकरण। तो बच्चों आंसर होगा क्या? बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, आपका भी यही आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही खास है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो पूछा ही गया है, और ये CHS पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये यही क्वेश्चन पूछा है जी, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छा सा समझिएगा, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया, आप जानते हो कि लगभग जितना भी अभिक्रिया आप लोग पढ़ते हैं ना, वो सब का सब रेडॉक्स होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा? हाँ वही पूछा है जी कि कौन रेडॉक्स है। आप जितना भी अभिक्रिया पढ़ते हो सब का सब रेडॉक्स है, तो आप कहिएगा सर सब ये तो रिएक्शन ही है, तो ये सब क्या हो जाएगा? रेडॉक्स नहीं। बोलते हैं ना कि नियम, कुछ ऐसे भी चीज होता है जो नियम का अपवाद भी होता है, तो कुछ अभिक्रिया भी ऐसी होती है ना जो नियम के अपवाद होता है। अपवाद क्या होता है? अपवाद में ना वियोजन अभिक्रिया जो होती है ना, वियोजन आप लोग पढ़े हैं, वियोजन अभिक्रिया, जब भी आपको कहीं वियोजन अभिक्रिया दिखाई देना तो आप याद रखिएगा, इस एकदम रूल के रूप में इसको याद रखिए बच्चों। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है ये। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया ना रेडॉक्स नहीं होती है, रेडॉक्स नहीं होती है। उसका भी हम कारण बताएंगे क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कारण पे टिका है, क्योंकि एक्चुअली ये है तो केमिस्ट्री ही ना, कारण चाहिए हर का। दूसरा आप देखिएगा कि अगर कोई अभिक्रिया ना उदासीनीकरण हो, दो रिएक्शन आप याद रखोगे, आगे चल के कुछ जेनन का रिएक्शन होता है, वो तो आपको 12th में पढ़ना है, तो यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं। आप कम से कम ये दो रिएक्शन याद रखोगे बच्चों कि वियोजन अभिक्रिया आपको जहां दिखाई देना, खास करके किसका वियोजन? तो संगमरमर का वियोजन, CaCO3 का वियोजन, ठीक है। जब भी आपको वियोजन अभिक्रिया दिखाई दे, और जब भी आपको कौन सी अभिक्रिया दिखाई दे? उदासीनीकरण अभिक्रिया दिखाई दे, यानी एसिड बेस वाला अभिक्रिया दिखाई दे ना, एसिड बेस वाला, तो आप समझ जाना कि वे अभिक्रिया जो है ना रेडॉक्स नहीं होगी, यानी कि ये दोनों रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होगा। बच्चों बात समझे होंगे, रेडॉक्स नहीं होगा। याद रखिएगा बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन वही होता है जो वियोजन नहीं हो और दूसरा उदासीनीकरण नहीं हो। तो आइए बच्चों ऑप्शन को टटोलते हैं कि दिया क्या है। पहला ही ऑप्शन आप देख रहे हैं कि CaCO3, ठीक है, CaCO3 माने कार्बन, और ये टूट रहा है जी। तो अभी बताए थे कि ये रेडॉक्स नहीं होगा। आपसे पूछा कौन होगा, तो ये गलत है। दूसरा देखो, ये देखो, ये बेस बच्चों, ये बेस, और बच्चों ये एसिड, ये देखो साल्ट, और ये देखो वाटर। बच्चों ये उदासीनीकरण है तो ये भी नहीं होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अभी आपको बताए थे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया रेडॉक्स नहीं होती है, तो बच्चों ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और आपके सामने ये दो है। अच्छा एक और बात आपके जहर में आएगा कि सर ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि वियोजन हो जाने का मतलब है कि नहीं होगा, कुछ तो लॉजिक होता होगा ना। तो हम बिल्कुल, होता क्या है ना कि जब भी रेडॉक्स रिएक्शन हम देखते हैं, जब भी हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया देखते हैं, या जब भी हम लोग वियोजन अभिक्रिया देखते हैं, तो उसमें होता क्या है, जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट होते हैं ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता है। बस कारण यही है कि नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो हम कहते रहता है, देखो इसका 1 होता है,
इसका +1 होता है, इसका +1 होता है, इसका -1 होता है, इसका +1, इसका -1, इसका +1 और इसका -2। देखो तो कहीं का कहीं नहीं बदलता है। अब इसको अलग अलग निकालेंगे तो इसका 2 आ जाएगा, ऐसा होता है। किसी का बदलता ही नहीं है, नहीं बदलता तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे चेक करो, तो देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपके सामने ये 2 बचा है। चेक करता है, देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और तो यहाँ पे कैल्शियम का हो जाएगा +2, इसका -1, इसका +1, -1 2 है तो +2 हो जाएगा। इसका देखो -2, लेकिन 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखो तो बच्चों, यहाँ पे कैल्शियम का 2 है, तो यहाँ पर भी कितना है, 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 तो ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 तो इसका भी +1, इसका -1 तो इसका भी, ये इधर है -1, यानी कि इसके भी ऑक्सीकरण संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, और जब नहीं हो रहा तो ये भी रिडॉक्स नहीं होगा। और बचा आपके सामने ये, आप देख लो, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और ये कार्बन से अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी आप देख रहे हो कि इसमें अवकरण हो रहा है, यानी ये तो होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन का -2 तो इसका हो जाएगा +2। इसका देखो, जब भी कोई एलिमेंट अकेले रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीजन का -2 तो इसका हो जाएगा +2, और यहाँ पे अकेले है तो कितना 0। ये मत कहना कि यहाँ पे आप 2 लिखे हैं, यहाँ पे 0 लिखे हैं। जब भी कोई एलिमेंट मुक्त अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेट अकेले होता है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है बच्चों। तो देखो तो यहाँ पे 2 था, 2 से कितना हो गया, 0 हो गया, यानी ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर रहा है, और चेंज करेगा तो ये क्या होगा, रेडॉक्स। बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और आपका आंसर होगा बी। इस क्वेश्चन को खूब गौर से देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है। बच्चों आपको एक यहाँ पे एकदम शानदार तरीका बताने जा रहा है, एकदम नींद में भी रहोगे तो तुम आंसर इसका कर दोगे। इतना शानदार तरीका है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कैसे पहचानते हैं बच्चों। आइए शुरू करते हैं। देखो जी, अगर कोई मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है A+B, अगर ये अपने से हीट को निकाल रहा है, अब हीट को तुम हीट लिखो या फिर H लिखो, चाहे संख्या उसका वैल्यू लिख दो या फिर Q लिख दो, कोई मतलब नहीं है। अगर निकल रहा है तो ऐसे हो, ऊष्माक्षेपी में बता रहे हैं, ये ऊष्माक्षेपी का है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, या एक और तरीका इसको लिखने का। और बच्चों तरीका क्या है, तो A+B, देखो तो बच्चों AB बन रहा है ना, और ये माइनस है, जब माइनस एरो के उधर जाएगा ना तब प्लस हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा ही लिखा जाता है ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया का सिंबॉलिक फॉर्म है। लेकिन आपको ये अगर ये दोनों रूप में दे देना तो आप दोनों ही रूप में इसको क्या कहोगे, ऊष्माक्षेपी कहोगे बच्चों। अगर एरो के पहले हो तो हीट माइनस में होगा, अगर एरो के बाद हो तो हीट क्या होगा, प्लस में होगा। या तो इधर है तो माइनस, और इधर रहेगा तो बच्चों क्या होगा, इधर रहेगा तो प्लस में होगा। जनरली ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका लिखने का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। दूसरा समझते हैं ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को कैसे सिंबलाइज किया जाता है बच्चों, तो A+B। देखो जी, कोई अभिक्रिया ऊष्माशोषी तब कहलाएगी ना जब वो बाहर से ऊष्मा लेगी। बच्चों कोई भी अभिक्रिया ऊष्माशोषी तब कहलाती है ना जब वो बाहर से ऊष्मा लेगी। लेने का मतलब है प्लस, तो अगर यहाँ पे प्लस लिखा हो, ठीक है, ओ माय गॉड, इसको इरेज करो बच्चों। या फिर क्या लिखा हो बच्चों, ऐसे लिखा हो, कैसे, तो AB+ हीट और एरो AB। देखिए इसमें से निकल रहा था तो माइनस, आई उधर गया तो प्लस। अगर इस रूप में है तो ऊष्माक्षेपी। अगर ऐसे है AB कोई अभिक्रिया है लेकिन इसको चालू करने के लिए आपको हीट लेना पड़ता है ना, तो हीट को लेने के लिए ले रहे हैं तो प्लस। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख दोगे, ऐसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है AB और ये माइनस हीट। अगर ऐसा दे तो ये दोनों केस में क्या होगा, ऊष्माशोषी। तो बच्चों
आंसर करो क्या होगा, करो आंसर, बताओ इसमें से आंसर क्या होगा। बच्चों क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो आपको क्या पहचानना ऊष्माक्षेपी में, ऊष्माक्षेपी में यही पहचानना है कि बस ऊष्माक्षेपी या तो पहले माइनस हो या बाद अभिक्रिया के बाद में प्लस हो। चलिए पहचानिए, इस अभिक्रिया में देखिए बाद में माइनस हो, बाद में यहां पे देखिए क्यू जूल दिया, जूल माने ऊष्मा ऊर्जा एनर्जी, ठीक है। तो देखो तो जब बाद में माइनस देता है बच्चों ना, बाद में माइनस, तो ये किसका प्रकार है, ऊष्मा शोषी का प्रकार है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा देखो बच्चों यहां पे प्लस, बोले ना वैल्यू दे, कैलोरी दे, कुछ भी दे, प्लस में लिखा है ना, ये ऊर्जा को लिखा है, ऊर्जा ही ऊष्मा होता है, ऊष्मा ही ऊर्जा होता है, दोनों एक ही फॉर्म है। तो देखो यहाँ पे प्लस है, देखो तो बच्चों प्लस के लिए हम क्या बताए थे, तो प्लस जब अभिक्रिया के बाद प्लस होगा तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। तो बच्चों ये रहा ऊष्माक्षेपी, यही आपका आंसर है। तीसरा में देखो प्लस में दिया है, तो प्लस बोले थे ना कि प्लस अगर पहले दे दिया तो क्या होगा, ऊष्मा शोषी, और इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, यानी आंसर होगा क्या, बी। और बच्चों इस ये जो ट्रिक है ना, इसको आप याद भी रखोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में या तो सब्जेक्टिव या तो ऑब्जेक्टिव ये पूछा ही जाता है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टर्म था। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्सीकारक है, अक्सीकारक। तो याद रखिएगा हमेशा अधातुएं अक्सीकारक का कार्य करती है। हाइड्रोजन, सुनिएगा गौर से, एकदम इंपॉर्टेंट नोट है एकदम, अधातुएं हमेशा अक्सीकारक का काम करती है। कौन, अधातु, अधातु अक्सीकारक का काम करता है, अक्सीकारक का, अक्सीकारक यानी कि उपचायक पदार्थ है ये। अधातुएं अक्सीकारक का काम करता है हाइड्रोजन कार्बन को छोड़कर, किसको छोड़कर, तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो हाइड्रोजन ये ऐसे आप याद रखिए, ये है, बाकी ये तो बस, तो आप याद रखिएगा ऑक्सीजन देगा चाहे O3 देगा, ये ऑक्सीकारक का काम करता है, धातु है, ठीक है। बाकी ये नहीं होगा, ये तो ऑक्साइड हो गया ना धातु का, तो इसके तो बातें नहीं। अधातु का ऑक्साइड जो होता है अवकारक का काम करते हैं। याद रखिएगा अधातु का जो ऑक्साइड होता है ना, वो अवकारक का कार्य करते हैं, और जो धातु का ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड, बच्चों ध्यान दीजिए, जो धातु का, देखिए इसको लिख ही देते हैं प्रॉपर वे में। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन होगा O2। लेकिन कुछ यहां पर टर्म समझिएगा, टर्म क्या समझना है आपको, देखिए धातु और अधातु, अधातुएं जो है ना अक्सीकारक का काम करती है, अक्सीकारक, लेकिन उसमें होता है अवकरण, ठीक है, और धातुएं इसका अपोजिट हो जाएगी। चलिए आने वाले क्वेश्चन में इसको और डीप समझेंगे, ऐसे 22-23 क्वेश्चन इसी पे है, तो इसको और हम अच्छे से क्लियर करने जा रहे हैं। अभी आंसर आप याद रखिएगा इसका होगा ये, ना तो वीडियो और लंबा होते चला जाएगा इसमें। निम्नलिखित में कौन अवकारक का गुण दिखाता है, अवकारक, देखो जी एसिड है, ये अक्सीकारक, इसको याद रखिएगा आप लोग, अक्सीकारक, अक्सीकारक, और अभी आपको बताया था ये अक्सीकारक, तो बचा का H2। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम भी याद रखिएगा, H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। ये अक्सीकारक अवकारक दोनों का काम करता है। ये जनरली आप याद रखिएगा अवकारक कहीं ज्यादा अधिकतर भूमिका निभाता है, अक्सीकारक नहीं, इसको अवकारक नहीं मेजर करेंगे आपको, ठीक है। H2S अवकारक का काम करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि C2CO प्लस इतना, ठीक है, कह रहा है किस प्रकार की अपघटन है। अपघटन तो हो नहीं रहा क्योंकि देखिए कॉपर है और कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या बन रहा है, CuO बन रहा है, इसको बैलेंस किया गया है, यानी कि इसमें संयोजन हो रहा है, तो अपघटन नहीं, ऑक्सीजन नहीं यार, इसको क्या टाइप किया, ऑक्सीकरण इसको लिखिए, ठीक है। उदासीनीकरण अवक्षेपण, देखो अवक्षेपण हो नहीं रहा क्योंकि तो इसमें तो संयोजन हो रहा है ना, अब उदासीनीकरण नहीं हो रहा,
और संयोजन भी नहीं दिया है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। याद रखिएगा साथियों, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, याद रखिएगा। और अवकरण को अपचयन। इस बात को एकदम याद, क्योंकि हो सकता है कि ऑक्सीकरण के जगह पर यहाँ पे उपचयन दे देता और अवकरण के जगह पे क्या दे दे, अपचयन दे दे, तो इसको याद ही रखा जाए कि ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ख, यानी कि ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना, देखिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो जब ये भोजन हमारे अमाशय में जाता है तो आप जानते हैं कि अमाशय में कौन सा, ये क्वेश्चन आपके लिए है जी, अमाशय, अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है जिसको अमाशय रस भी कहा जाता है। आंसर दीजिए, बताइए कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आप जानते हैं HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट। और इसका पीएच मान क्या होता है, थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि HCl का पीएच मान क्या होता है। याद रखिएगा, अमाशय में जो HCl पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, उसको अमाशय रस कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है तो देखो होता क्या है, जब हम भोजन करते हैं ना तो भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है, और HCl के माध्यम से छोटे छोटे ये कणों में क्या होता है, टूट जाता है। तो कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार से अभिक्रिया है, तो अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण और अपचयन। तो ये नहीं होगा, अपचयन नहीं, जो अपघटन है ये भी नहीं होगा, ये यानी कि अपघटित हो रहा है पदार्थ, अपघटित कहिए चाहे वियोजन कहिए, तो इसको आप वियोजन भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। एक और यहाँ पे पॉइंट आप मेंशन कर देते हैं कि भोजन का पचना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप भोजन करते हैं ना तो भोजन के बाद आपका शरीर गर्म हो जाता है बच्चों। कारण क्या है, कारण यही है ना कि आपके शरीर में ऊष्मा तैयार होने लगता है, क्योंकि एनर्जी आपको मिलने लगती है। तो बच्चों इसको भी याद रखिएगा कि भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया, अपघटन, वियोजन या ऊष्माक्षेपी। बच्चा एक और भी क्वेश्चन आता है कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी कि घ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। ये मतलब क्या कह रहा है जी, जैसे आप मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती ऐसा जलता होगा। देखिए जलने वाला पदार्थ यहाँ पे है, धागा यहाँ पे होता है या फिर मोम यहाँ पे होता है, लेकिन जलते जलते ये ऊपर तक चला जाता है। ये ऊपर तक जाना ही ना ज्वाला कहलाता है, ज्वालामुखी नहीं जी, ज्वाला। ठीक है, ज्वाला कहलाता है बच्चों। तो कह रहा है कि बताओ कौन सा पदार्थ ज्वाला से जलता है। पहला ऑप्शन है मोमबत्ती। अभी बच्चों एग्जाम्पल दिए हैं कि मोमबत्ती जब भी जलता है तो पूरा एकदम अपना सरफेस से ज्यादा अथी पे जलता है। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका धागा है और जलता कहाँ है, इसके ऊपर है, यानी कि इसमें तो ज्वाला होती है, और ये होती है तो गलत है, क्योंकि इसमें ज्वाला होती है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बिना ज्वाला के जलती है, मैंने बिना अथी किए हुए जलता है। दूसरा है किरोसिन। किरोसिन में भी जब आप आग जलाते हैं तो क्या होता है, एकदम वो तो एकदम लहोक हो जाता है जी, भोजपुरी में बोला जाए तो। ठीक है, तो इसमें भी अपना ज्वाला होता है, पूरा एकदम अपने सरफेस से ऊपर जलता है ये। ठीक है, कोयला और मीथेन गैस, मीथेन गैस को भी जलाएंगे, जैसे कि आप एलपीजी में मीथेन गैस देखे भी है, मीथेन गैस भी जलता है। ऐसे एलपीजी में नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है मीथेन के अलावा। ठीक है, मीथेन भी होता है कुछ मात्रा में, और ऐसे भी मीथेन गैस दहनशील होती है, इसको भी जब आप जलाओगे ना तो इसमें ज्वाला होती है। लेकिन कोयले की बात करें ना, आप लोग होटल में देखे होंगे कि जब भी कोयले को जलाया जाता है तो ये अपने सरफेस से ऊपर उठ के नहीं जलता है ये, यानी कि बच्चों इसमें ज्वाला नहीं होता, यानी ये बिना ज्वालामुखी के बच्चे अंदर ही अंदर ये सुलगता रहता है बच्चों। ये भी खतरनाक है, जलो तो ज्वाला के साथ ही कि लगे कुछ और लोगों को दिखाई भी दे कि आप जल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों आप कैसे जलो, ऐसे आप नहीं जलिए, अंदर ही अंदर जलना नहीं है बच्चों। और ऐसे बच्चों आप लोग को जलने से क्या ही मतलब है, आप लोग को तो बस, अब तो हम लोग आपके सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन को करा रहे हैं, तो बस आपको तो आनंद ही आनंद लेना है। और बस थोड़ा सा आपको करना क्या है, तो वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि
हम लोग जितने भी विद्यार्थी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए ना, हम उन सारे के लिए कुछ कर सके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा अपघटन अभिक्रिया है। बच्चों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन का मतलब क्या होता है, तो बाबू बताए थे कि जब भी कोई एगो पदार्थ है और बेचारा किसी के चलते ये अलग अलग हो गया, जुदाई हो गया, जब भी किसी पदार्थ अलग अलग हो जाता है अर्थात इसमें जुदाई हो जाए, बंटवारा लग जाए ना, तो बच्चों समझ जाना बात वियोजन की हो रही है। वियोजन का मतलब या अपघटन का मतलब अलगाव होता है बाबू मेरे, अलगाव। लेकिन आप लोगों को एकदम बाबू अति कंबाइन के साथ रहना है किताब के साथ और इस वीडियो के साथ। आपको अलगाव का कोई जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है कॉम्बिनेशन की। तो बच्चों आप एकदम वीडियो के साथ कंबाइन रहिए। अपघटन यानी कि जब भी कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाएगा ना, तो उसको हम लोग कहेंगे बच्चों अपघटन या वियोजन। तो बच्चों हाई देखो, ये में तो कुछ नहीं हो रहा, आयनों की अदला बदली कर रहा है। तो देखो बड़ा सुंदर रिएक्शन है जी, इसको इससे सीखना भी चाहिए। देखिए ये बहुत कुछ सिखा कर भी जाता है। देखिए ये एक्सचेंज का रूल सिखाता है। एक्सचेंज का मतलब क्या है, अदला बदली। हम आपको रेड वाला कलम दे दिए और आपसे हम ब्लैक वाला कलम ले लिए, यही तो है एक्सचेंज। और दुनिया आजकल इसी पे तो चल रही है, टिट फॉर टैट। ठीक है बच्चों, यानी कि ये एक्सचेंज का रूल बताता है। और बच्चों यहाँ पे कलम की अदला बदली नहीं होती है, यहाँ पे आयनों की अदला बदली होती है। देखिए तो बच्चों कमेंट में जवाब दो कि जब आयनों की अदला बदली होती है रिएक्शन कौन कहलाता है। बच्चों बताओ, जवाब दो, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग का जवाब आता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है बच्चों, तो जवाब आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए और वीडियो को एकदम पूरा फैला दीजिए पूरे बिहार में। बताओ बाओ आंसर क्या होगा। तो देखो, तो इसमें आयनों की अदला बदली हो रही है, आयनों की अदला बदली होगी तो उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अलगाव देखना है बच्चों। और ये देखो है तो कुछ गजबे है भाई, ना में टूट रहा है ना जुट रहा है, बड़ा गजब। और बच्चों ये बड़ा ही खतरनाक रिएक्शन है। ये रिएक्शन बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि बच्चों इससे यूरिया बन रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये इसको अगर हम सजा के लिख देना तो यही रिएक्शन, थोड़ा सा इसको इरेज कीजिए और तो आनंद लीजिए इस रिएक्शन का। देखिए बच्चों केमिस्ट्री आनंद लेने वाला सब्जेक्ट है। आप जितना खुशी होकर पढ़िएगा इस सब्जेक्ट को ना, ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगी। और खुशी का मतलब क्या है कि आप इस चैनल से बस जुड़ जाइए, आपकी सारी समस्याएं हमारी हो जाएगी। क्योंकि इसमें से कोई एक डाउट होगा नहीं जो आपके मन में बच जाएगा, सारे डाउट क्लियर कर देंगे। बस आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और एक ही वीडियो में नहीं, सभी वीडियो को आप देखिए, क्योंकि बाबू एकदम आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है ये। तो बाबू मेरे वीडियो पे ध्यान देना है और केमिस्ट्री एंजॉय करके पढ़ना है, डरना नहीं है, क्योंकि ये मैथ से भी खतरनाक है। आप डरोगे तो दिक्कत होगा, बस डरना नहीं है, डट के रहना है और सिवान एकेडमी को अपना बना लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बस जुड़ जाना है। और इससे जुड़ने के बाद आपके जीवन के सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी केमिस्ट्री से रिलेटेड बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन देखो, बड़ा ही शानदार ये है जी। हुआ क्या है रिएक्शन में कि NH4CO CNO दिया है और ये कंबाइन होकर के बन जा रहा है क्या, H2NCONH2। बच्चों इस हमारे टेक्निकल टीम बड़ा ही एक्सपर्ट है संख्या छोड़ने में या इधर उधर लिखने में, तो इसको आप कर लेंगे। एक्चुअली ना इसको हम सजा देना तो ऐसे हो जाएगा NH2 × CO × NH2। बच्चों आपसे फिर एक क्वेश्चन आ गया कि बताओ इसका नाम क्या होगा, NH2CO × NH2। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ गया होगा, कमेंट हम बाद में देखेंगे, तब तक इसका आंसर आपको बताते हैं। इसको यूरिया कहते हैं बच्चों। देखिए ये वो दिन है जब एक शिष्य एक गुरु के थ्योरी को गलत किया था। ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन को देखने से एकदम मुस्कान आ जाता है चेहरे पर। ये नया युग का शुरुआत था ये रिएक्शन। कई का सर ये क्या बोल रहे हैं, समझ से परे है। बच्चों आपके एक बुक में चैप्टर पढ़ना है कार्बन, चैप्टर नंबर शायद 4 है, उसमें आपको पढ़ना रहता है वाइटल फोर्स थ्योरी।
जैव शक्ति सिद्धांत। इस पे बड़ा ही रोचक कहानी है। ये कहानी आपको हम आगे बताएंगे भी, थोड़ा संक्षिप्त रूप में इसको बताते चलते हैं ताकि इस रिएक्शन में ना आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगे कि सर ये बोल क्या रहे हैं। देखो बच्चों, एक अंधविश्वास पे विश्वास के पट्टी जो चढ़ा हुआ था लोगों को, पूरे दुनिया को चढ़ा हुआ था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है, यह उसी का प्रतिकार था। एक शिष्य का, एक गुरु का एक शिष्य हुआ करता था। गुरु का नाम था ब्राजिलियस और शिष्य का नाम था ओहलर। कहानी एक बताते हैं आपको। ऐसे ब्राजिलियस का कहना क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप समझ रहे हो जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि से मिलकर 10 एलिमेंट होते हैं। आगे बताएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, यानी आप मूलतः समझिए कि कार्बन से बना हुआ कंपाउंड। ब्राजिलियस का मानना था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं किया जा सकता। जितने भी कंपाउंड होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान द्वारा प्रदत्त होते हैं, भगवान द्वारा दिए गए हैं। इसमें कोई परिवर्तन मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन एक इन्हीं का एक शिष्य था जिसका नाम था ओहलर। इन्होंने उसको प्यार से बोहलर भी बोला करते थे। ओहलर का एक और नाम था, बोहलर भी नाम था उसका, बोहलर। कहानी गौर से सुनिएगा बाबू। ओहलर, ब्राजिलियस का मानना था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, ना उसे हम ना तुम ना कोई इसे नहीं बना सकता है, लैब में तो ये बन ही नहीं सकता है। लेकिन ये, और ये कब बोले थे, तो ये बहुत दशक पहले की बात है। 1800 कहीं 25 लिखा है, कहीं 26 लिखा, अब 26 मानकर चलोगे, 1826 की बात है। ब्राजिलियस का मानना था, अब सन इधर से उधर हो सकता है, सन आप देखते हैं, सन से क्या ही मतलब है, साइंस है। तो ब्राजिलियस का मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन एक इन्हीं का शिष्य था ओहलर, जिनको ये ओहलर नाम था, जिनको इन्होंने प्यार से इसको बोहलर भी कहा करते थे, बोहलर बाबू। ये किया क्या, गजबे कर दिया। और ये कब किया, तो 1828 की बात है, 2 साल बाद। लैब में गया और एक कंपाउंड लिया, अमोनियम साइनाइड। यही है जी अमोनियम साइनाइड। और अमोनियम साइनाइड को क्या किया कि लेकर के गर्म किया, और गर्म किया ना तो उसके अणु आपस में इंटरचेंज हो गए, और चेंज होकर ना ये कंपाउंड बना लिया। बच्चों इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। और बच्चों ये अमोनियम साइनाइड इसका नाम था, अभी अरेंज कर देंगे आपको, अमोनियम साइनाइड दिखने लगेगा। अमोनियम साइनाइड था। जब इसको गर्म किया ओहलर, तो एक नया कंपाउंड बन गया जी। खाली इसका बस डायमेंशन चेंज हो गया, पूरा गुण बदल गया, सब कुछ डायमेंशन चेंज होने से। हुआ क्या कि पहले अणु ऐसे थे ना, अब अणु ऐसे हो गए, NH2CO इंटू NH2 के रूप में सज गए, और इसका नाम पड़ गया यूरिया। यानी कि जिस गुरु का मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं सकता दुनिया में, और ब्राजिलियस कोई ऐसे वैसे वैज्ञानिक नहीं थे, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। पूरा दुनिया ने माना कि नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि ये गुरु का आदेश है। लेकिन इन्हीं का शिष्य ओहलर प्रयोगशाला में जाकर अमोनिया साइनाइड को गर्म किया बच्चों, और गर्म करके यूरिया का निर्माण कर दिया। फिर भी दुनिया मानने वाली नहीं थी कि ये यूरिया, फिर भी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हो सकता है कि यूरिया कहीं अपवाद हो। फिर आगे चल के एसिटिक एसिड का निर्माण हुआ, फिर आगे चल के मीथेन का निर्माण हुआ, और निर्माण होते चला गया साथियों। आज तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हो चुका है प्रयोगशाला में। तो जिस ब्राजिलियस का मानना था, जिस गुरु का मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं हो सकता है, उन्होंने बोला था कि ये जैव शक्तियों से मिलकर बने होते हैं। जैव शक्तियों का मतलब होता है ईश्वरीय शक्ति से मिलकर बने होते हैं। लेकिन उनका कथन ये गलत हुआ, और गलत करने वाला कोई और नहीं था, अपना ही था। और उसका नाम क्या था बच्चों, नाम था ओहलर। ओहलर। और उन्होंने इस सिद्धांत को मिथ्या साबित किया, बोला कि नहीं गुरुजी आप गलत हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण प्रयोगशाला में किया जा सकता है। और उन्होंने क्या बनाया, यूरिया। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन कहां था, क्वेश्चन था कि अभिक्रिया का प्रकार बताना था। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो NH2CO इंटू NH2। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लैब में बनाया गया था।
प्रयोगशाला में बनाने जाने वाला पहला कंपाउंड कौन था? तो यूरिया था। आप इसको नोट में लिखेंगे भी। अब कौन बनाया था? तो ब्राजीलियस का शिष्य ओहलर ने बनाया था। और किस सिद्धांत का अंत किया था? तो जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किया था। तो यूरिया का बनना कौन से अभिक्रिया? बच्चों देखो, संयोजन में आप क्या जानते हैं कि अणु जुड़ जाएगा, दो गो छोटा छोटा होगा आपस में जुड़ जाएगा। वियोजन में क्या होता है कि एक बड़ा होगा टूट जाएगा। विस्थापन में क्या होता है कि एगो निकल जाएगा। द्विविस्थापन में क्या होता है? आयनों की अदला बदली करता है। अरे भाई इसमें तो गजब है, ना आयनों की अदला बदली कर रही है, ना ही जो होता है ना जुड़ रहा है ना हट रहा। हो क्या रहा भाई? तो खाली ये अपने जगह को चेंज किया है, यानी कि यहां से कुर्सी उठा के वहां और वहां से उठा करके कुर्सी वहां। बस खाली कुर्सी की संख्या नहीं बढ़ी है, बस खाली अरेंजमेंट बदला। और इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। याद रखो बच्चों, रीअरेंजमेंट रिएक्शन यानी कि इसी को बोलते हैं पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो बच्चों याद रखिएगा, यूरिया का बनना कौन सी अभिक्रिया है? पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। तीसरा है, अब देखो आते हैं पॉइंट पे, आते बहुत लंबा चले गए थे, कहानी को याद रखिएगा आप लोग। तो ये है उभय विस्थापन। उभय विस्थापन। दूसरा कौन है? तो ये है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास अभिक्रिया, इसको रीअरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश याद रखिएगा, रीअरेंजमेंट लिख लीजिएगा। और ये देखो बच्चों, यहाँ पे KCl एक कंपाउंड है लेकिन इसमें जुदाई हो रहा है। देखो ये दो में बट गया, और दो में बट गया तो वियोजन, ठीक है, या अपघटन। तो बच्चों आपका आंसर होगा यही। और इसमें देखो अणु दो था, एगो हो गया, यानी कि संयोजन हो रहा है बच्चों। कभी आपसे वियोजन पूछेगा, कभी आपसे संयोजन पूछेगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बड़ा देखिए बाबू, जिंदगी में बच्चों कोई अगर रिएक्शन समझने वाला है ना, अगर रिएक्शन कोई जिंदगी में असली सीख देता है ना, तो वो विस्थापन अभिक्रिया है। काफी रोचक ये हमको लगता है, और ये बताता है कि जिंदगी में आप हमेशा क्रियाशील रहिए और अपने पोजीशन को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि ये मॉडर्न युग है मेरे बाबू। अगर आप समय के पीछे छूट जाएंगे ना, तो यहां भुला दिए जाते हैं लोगों द्वारा। तो बाबू मेरे, इस टॉपिक को थोड़ा गौर से देखिए, विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। इसीलिए बाबू अगर आप पढ़ाई के फील्ड में है ना, तो एकदम अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का मतलब एक ही होता है कि आप सबसे तेज रहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो आप उसमें 1 नंबर रहिए। 2 नंबर वाला पोजीशन नहीं हासिल किया जाता है, क्योंकि 2 नंबर पोजीशन असल में दूसरे के द्वारा ठुकराए जाते हैं हमेशा। तो बच्चों आप कभी भी विस्थापित होने का काम नहीं करें। देखो होता क्या विस्थापित, जैसे मान लेते हैं कि आप ए हैं और आपका एक दोस्त है फीमेल बी है, ठीक है। बड़ा शानदार रिएक्शन है बच्चों। अगर ये रिएक्शन को अपने जिंदगी से रिलेट कर पाओगे तो क्या ही बात हो पाएगी, मजा आ जाएगा एकदम। कोई एक आदमी है, कोई एक है जिसका एक दोस्त है, क्या बी है नहीं है, ठीक है। दोस्त क्या है? बी है। ये प्लस है और क्या है? माइनस है। दोनों में एकदम दोस्ती हो गया और दोनों जाके एक दूसरे से कंबाइन हो गया कि जिएंगे साथ मरेंगे साथ। ए भी बना लिया, लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली और रिएक्शन कुछ और हो गया। ये जो रिएक्शन साथ में जीने मरने की कसम खाई थी, ए जो है बी के साथ एकदम कसमें वादे किया था कि हम साथ रहेंगे, ए बी मिलकर अपना परिवार बनाएंगे। एक समय आता है कि जब ये ए बी जो है ना, एक इसके ए बी के बीच में एक तीसरा आ जाता है सी। ए और बी पूरा जीने मरने के साथ कसमें खाता है कि हम जिएंगे साथ मरेंगे साथ, लेकिन कहीं से एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम है सी। बच्चों यहां से कहानी में बदलाव आती है, और ये सी जो है ना, ए से बहुत अधिक धनवान है, क्रियाशील है, शानो शौकत है, सब कुछ है उसके पास।
पहले बी को ए में दुनिया दिखाई देता था, लेकिन जब एक नया कोई सी आ गया बच्चों, तो यहां पे हुआ क्या कि ये दोनों के करेक्टर में अंतर था जी, दोनों के फीचर में अंतर था। क्योंकि सी जो था ना, समय के साथ ये बदला हुआ व्यक्ति था, इसके पास सब कुछ था, यानी ये ए से क्रियाशील है बच्चों। समय करवट लेती है, समय बदलता है, और होता क्या है कि जो बी जो है इसके साथ जीने मरने की कसमें खाया था, अब ये बदल जाता है, अब ये बी इसको छोड़ करके चला जाता है और ये बना लेता है बीसी, और ए वही जिसमें पूरा दुनिया दिखाई देता था, आज वो दुनिया से अलग हो जाता है। देख बाबू, एरो दिए हुए हैं, पहले ये अप दिखाई देता था, आज वही है, बस समय बदला, परिस्थितियां बदली और वो डाउन हो गया बच्चों बताए थे कि ये डाउन का मतलब अवक्षेप होता है, यानी कि जो जिसमें पहले गुण ही गुण दिखाई देता था, अब ये गुण अवगुण में बदल गया बच्चों, अवक्षेप बना लिया। जिसमें पहले चांद दिखता था ना बच्चों, आज उसी चांद में दाग आ गया, अब उस चांद में दाग दिखने लगा इसको, और क्या बना लिया जी ये। और देखो, पहले ये शांत था, परिवार बनाया था, यही परिवार का सदस्य आज बाहर हो गया। और जब भी ऐसा रिएक्शन होगी ना, तो उसको आप सीधे बोलेंगे कि ये विस्थापित हो गया बेचारा, आज ये दुनिया से अलग हो गया, विस्थापित हो गया। और बच्चों, इस रिएक्शन का नाम होगा क्या? विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया से यही सीख लेना है बच्चों कि आप जिस भी पद पर हो, अगर पढ़ाई में हो तो एकदम 1 नंबर रहिए, अगर आप किसी काम में है तो 1 नंबर रहिए, 2 नंबर या 3 नंबर का कोई याद नहीं रखता है। तो अगर इस दुनिया को याद दिलाने वाले हो आप, तो नंबर 1 पे आइए। तो आइए अभिक्रिया को शुरू करते हैं। चलिए अभिक्रिया चालू करते हैं। कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? तो आपको बोले थे कि देखिए, कौन पहले साथ था, भागा कौन है? जौन भाग गया, भाग नहीं गया, भगा दिया गया ना बाबू, वही होता है विस्थापन। आइए शुरू कर दें कहानी में थोड़ा सा और इंटरेस्ट। देखो, ये तो जुड़ गया, ये तो फैमिली बना लिया है, तो भाई ये तो संयोजन हो रहा, हटाइए इसको। दूसरा, ये अलग हो रहा है, CaCO3 है, ये अलग अलग भाग में बट गया, ये किसी के साथ परिवार, माने किसी को विस्थापित नहीं किया, अलग अलग अपना परिवार, यानी कि 2 परिवार था, 2 परिवार अलग हो गया, अब 2 परिवार बना लिया। ये भी खतरनाक नहीं है बच्चों, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये वियोजन है। दर्द तो इसमें भी है, लेकिन ये दर्द जो है खुशी वाला दर्द है, क्योंकि चलो अलग हुआ तब परिवार बना लिया। ये संयोजन है बच्चों। सी, लोहा। पहले देखो, देखिए ये कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, आपको याद होना चाहिए ना, लोहा हर मायने में ना कॉपर से एकदम सुंदर है, शान और शौकत है, रुपया है, धन है, पावर है। बताइए तुम्हारे पास क्या है? इसके पास सब कुछ है। कॉपर पूछ रहा, आयरन बोलता है कि मेरे पास सब है। जैसे ही मालूम चला SO4 को, यहाँ पे देखिए मजेदार किस्सा, पहले तो बेचारा कॉपर जो है सल्फेट से मिलकर कॉपर सल्फेट बनाया बच्चों। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इंटरेस्ट हम क्रिएट करते हैं, बस आप मजा लीजिए। बोले नहीं, केमिस्ट्री तो बस जिंदगी से रिलेट करके पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। और बाबू, विस्थापन अभिक्रिया बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, अगर ये आपको समझ आए तो हमारा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। आप अपने क्षेत्र में जहां भी रहिए ना, 1 नंबर कुर्सी बना के रखिए, क्योंकि आप कमाओ तो पूरा एकदम जम के कमाओ, लाखों करोड़ों कमा लो एकदम, पैसा कम लगने लगे, पैसा छोटा लगने लगे, कम नहीं छोटा लगने लगे, ऐसे कमाओ। अगर पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना कि पढ़ाई छोटा लगने लगे। 10 घंटा पढ़ना है, एकदम 21 10 घंटा पढ़ जाओ। अगर काम करते हो ना तो जम के काम करो, 1 नंबर चाहिए, बस 1 नंबर आ जाओ, जिंदगी सार्थक हो जाएगी। क्योंकि दुनिया उसी को पूछती है जो सार्थक है, अदरवाइज दूसरे से क्या ही मतलब है। बाकी 2nd 3rd वाले को कौन याद रखता है, भुला ही दिए जाते हैं। तो देखिए भाव, कहानी सुनिए। कॉपर जो है सल्फेट आयन के साथ में, ये कॉपर 2 है, सल्फेट आयन के साथ मिलकर परिवार बना लिया, कॉपर सल्फेट। लेकिन सल्फेट को मालूम चला कि बाजार में ये नया आ गया है, बाजार में ये नया
एक ब्रांड चला है और इस ब्रांड का सभी लोग दीवाने हैं, तो ये सल्फेट धीरे से अपना परिवार बदल देता है। होता क्या है, पहले तो कॉपर सल्फेट था, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। जैसे ही सल्फेट को मालूम चला करे अब तो कॉपर में ऐसा बात ही नहीं रही, तो ये कॉपर से अपना रिश्ता नाता तोड़ लेता। पहले अकेले था तो वहीं दिखता था, लेकिन जैसे ही मार्केट में सल्फेट गया फिर सब कुछ बदल गया मेरे दोस्त। और ये बना क्या लिया, बना लिया FeSO4, और क्या अलग हुआ, कॉपर। और कॉपर बेचारा दुनिया से बाहर हो गया। ये है जी विस्थापन अभिक्रिया। एक बार अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो बच्चों आपका जवाब क्या होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करके उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। चलिए बच्चों, भावनाओं में बह गए थे, लेकिन आप याद रखिएगा आंसर आपका वही। और ये विस्थापन अभिक्रिया कोई आम रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये सीख देने वाली है, एक नंबर रहिए जिंदगी में। ये है विस्थापन। और ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया है उदासीनीकरण। बच्चों जानते हैं एसिड बेस वाला है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। आइए क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया, बच्चों उभय विस्थापन, कमेंट करो आंसर क्या होगा। आज का क्वेश्चन सब बड़ा ही मजेदार है, आज तो घंटा चाहे जितना भी हो जाए। आज पूरा क्लास खत्म करके ही जाएंगे। बोलो बच्चों, उभय विस्थापन बोले ना, दुनिया अदला बदली से चलती है, एक्सचेंज से चलती है। अगर हम आपको कलम दिए हैं तो हम भी आपके कॉपी का तुलना करेंगे, तुलना नहीं, कॉपी का लेने की कामना करेंगे। इसी को बोलते हैं टिट फॉर टैट, अदला बदली वाला सिस्टम। ठीक है, यानी कि इसमें भी अदला बदली होती है, लेकिन किसकी अदला बदली होती है, आयनों की। चलो, इसमें अदला बदली नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, ये तो है ही नहीं। तो बच्चा यही ना, अभी ना इसके पहले पढ़ाए थे एजीएन, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये दावरी खतरनाक है भाई, दोस्ते बदल देता है, नया परिवार बना लेता है। प्लस माइनस देखो, हाई माइनस प्लस के पास चला गया, हाई प्लस हेकरा पास आ गया, देखो अदला बदली होगा। तो ये है उभय विस्थापन। उभय विस्थापन को ही द्वि विस्थापन कहते हैं, यानी आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है, अपघटन जो टूटेगा अपघटन, जो नहीं टूटेगा अपघटन नहीं। कौन अपघटन नहीं है, तो है तो है, तो अपघटन है तो ये गलत है, क्योंकि अपघटन पूछा नहीं है भाई, पूछा अपघटन नहीं है, हयो अपघटित हो रहा है कर भाई, हाँ एगो है दूगो हो गया, यो नहीं होगा। शरीर में भोजन का पचना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, शरीर में भोजन का पचना अपघटन होता, खाओगे वैसे ही तो निकलेगा नहीं ना, वो तो अपघटित हो जाएगा ना जी, तो ये भी नहीं होगा। और बताओ Cu + O2, देखो ये दूगो था एगो होगा, परिवार बना लिया। केमिस्ट्री मजे वाला सब्जेक्ट है बच्चों, अगर जितने मजे ले पाओगे ना, इसमें एंजॉय करके पढ़ोगे ना, फिर आसान लगता है ये केमिस्ट्री बच्चों। ये भी तो ये सही है, क्योंकि ये अलग नहीं, ये जुड़ रहा है, ये प्यार की बात करता है। अगला क्वेश्चन आंसर होगा डी। बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। सुनिए, ऑक्सीकरण अवकरण से क्वेश्चन दिया है, सुनिएगा। जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, और जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ाव होगा या ऑक्सीजन का अलगाव होगा, वियोजन, तो क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। सुनिए, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और दूसरा है अवकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। अरे भाई मेरे, हटाओ जी इसको। देखो जी, ऑक्सीकरण, अब क्योंकि अब इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, इसको उपचयन कहते हैं। दूसरा अपचयन, यानी कि अवकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं, अवकरण को अपचयन कहते हैं। अब एक बात और समझिएगा, जो पदार्थ जिस पदार्थ में ऑक्सीकरण होता है ना, वह पदार्थ अवकारक का कार्य करता है। अवकारक या अपचायक पदार्थ।
अपचायक पदार्थ, ठीक है। और जिस पदार्थ में अपचयन होती है या अवकरण होता है वह पदार्थ होती है ऑक्सीकरण, यानी वह पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीकारक होती है, ऑक्सीकारक या उपचायक, उपचायक पदार्थ। बच्चों आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये देखो सबसे एकदम ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, लगभग हर एक बच्चे 10th वाले जो बच्चे उनको रहता है ये ऑक्सीकरण अवकरण। बस हम इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। जो पदार्थ जिसमें ऑक्सीकरण होता है ना वह पदार्थ क्या कहलाता है, अवकारक, या उसी को अपचायक कहते हैं। जिसमें अपचयन या अवकरण होता है वह पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकारक, या फिर उसको कहते हैं उपचायक पदार्थ। चलो बच्चों ठीक है, आ जाओ ये कलर। अब बताओ कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। देखिएगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग ऑक्सीजन लिखा गया जी, वाह गजब का टेक्निकल टीम है मेरा, वाह, थोड़ा मेहनत किया जाए टेक्निकल टीम। ऑक्सीकारक कहलाता है, ये ऑक्सीजन नहीं लिखा जी, ऑक्सीकारक लिखा है, ऑक्सीकरण, इसको आप ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन लिख दो इंग्लिश में, ऑक्सीडेशन, ये भी बात सही है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाता है, तो ये तो सही है। सही है तो गलत है क्योंकि असत्य पूछा है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है, ये भी सही है, और ये सही है इसलिए ये गलत है क्योंकि असत्य पूछा है। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है। बाबू रे बाबू इधर देखो, ऑक्सीकारक में ना पदार्थ अवकारक का काम करता है, तो कह रहा है कि ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, ना रे बाबा। दूसरा है अवकारक पदार्थ ऑक्सीकारक होता है, बिल्कुल सही है जी, यानी आप आंसर होगा ये भी ये गलत है, ये सही है अर्थात ये गलत है, ये गलत है अर्थात ये क्या है, सही है। इसका आंसर होगा सी, जो गलत है वही सही है, क्योंकि आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, असत्य पूछा है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, अगर कोई 10th का सबसे खतरनाक क्वेश्चन मैंने अच्छा वाला श्रेणी में क्वेश्चन है ना तो ये है। चलिए शुरू करते हैं, आइए। ZnO + CO ZnO। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारे विधि हैं, लेकिन एक्चुअली 10th में क्या है ना कि आपके क्लास में ना सिर्फ 2 ही डिफिनीशन पे इसको बनाना रहता है, ऑक्सीजन का संयोग या ऑक्सीकरण का ह्रास, ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर ऑक्सीजन की ह्रास हो, या फिर हाइड्रोजन की संयोग हो या फिर हाइड्रोजन की ह्रास हो, इसी से बनाना, हम उसी से बनाएंगे। अच्छा अब देखो ZnO में ना अभिक्रिया हुआ और क्या बन गया, Zn बन गया, यानी ऑक्सीजन निकला है, और जिससे भी ऑक्सीजन निकलेगा वो उसमें कौन सी प्रक्रिया होगा, रिडक्शन का, रिडक्शन यानी कि अवकरण का, ठीक है। और देखो ये CO है और यहाँ पे CO2 बन गया, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन। एगो में रिडक्शन हो रहा है और एगो में ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप ऐसे भी देख लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 और इसका 4, इसका -2 होता है, इसका -2 और इसका +2, इसका 0 क्योंकि मुक्त अवस्था में है, इसका 2 तो 2 दूना 4। ये देखो 2 से बढ़ के 0 हो गया तो ये रिडक्शन हो गया, क्योंकि घटेगा तो रिडक्शन, ठीक है। और देखो ठीक है, और ये देखो कार्बन 2 से 4 हो गया यानी कि ऑक्सीडेशन। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। कह रहा है कि ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है। देख मेरे भाई, ऑक्सीकरण थोड़ी हो रहा है जी, क्या हो रहा है बाबू, अवकरण हो रहा है। तो ये बेचारे गए, गलत बात पूछ ली। CO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, ना रे बाबू CO2 का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, CO का हो रहा है। किसका हो रहा है, हेक्कर होता है, हेक्कर। बड़का भाई का शादी है, छोटका का नहीं है, ठीक है। इसका मतलब नहीं घर में शादी है तो दोनों का है, एक का है बड़का का, ठीक है। ये हो रहा है, ये तो ऐसे ही खुश है, उसमें जाकर जुड़ गया है, तो ये भी गलत है रे भाई। CO का अवकरण हो रहा, ना रे भाई CO का अवकरण थोड़ी हो रहा है जी, CO तो खुश है, ऑक्सीकृत हो रहा है, एगो था 2 हो गया। और ZnO का अवकरण हो रहा है, तो ये भी गलत है। ZnO का देखो क्या लिखे हैं, ZnO का अवकरण लिखे हैं, तो बच्चों ये आंसर होगा। इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में हूबहू पूछे हैं, और ये NCERT का भी क्वेश्चन है बच्चों, NCERT।
याद रखना, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ो, कोई एक्सटर्नल बुक नहीं पढ़ना आपको। या फिर अगर बुक भी नहीं पढ़ना है तो बस आप सिवान एकेडमी को, बस आप सिवान एकेडमी से जुड़े रहिए ना। आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, जो बताया जाएगा ना, वही आपके एग्जाम में आएंगे। आप एग्जाम के बाद रिलेट कर पाओगे इस बात को कि ओम सर क्या बोल कर गए थे आपसे। निम्नलिखित में कौन दहन है? किसी पदार्थ का जलना, जो पदार्थ जल करके उष्मा और प्रकाश देना, दहन कहलाता है। दहन क्या होता है? वैसा पदार्थ जो जिसका ज्वलन ताप न्यूनतम हो, जलने के बाद उष्मा और प्रकाश दो, उबलता हुआ जल। बाकी ये भी नहीं होगा दहन। दहन थोड़ी हो रहा है जी, दहन में तो धुआं धुआं होना चाहिए। मोमबत्ती का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इतना मोमबत्ती का पिघलना दहन थोड़ी है जी, फिर प्राप्त कर लेंगे। दहन एक बार कोई पदार्थ जल गया तो फिर प्राप्त नहीं होता है। याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया है दहन। अभिक्रिया दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक। जो अलग होकर फिर वापस आ जाए भौतिक, और जो एक बार चला जाए नहीं आए दोबारा वो रासायनिक। तो भाई पेट्रोल का जलना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है, और क्या कहलाएगी? दहन। यानी आंसर क्या होगा? सी। बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, कि पदार्थ का अपघटन होता है, कि प्रकाश का अपघटन होता है? हाई गलत है, ये भी गलत है। अब दूसरा है प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन। देखो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? पेड़ पौधे प्रकाश लेते हैं तब जाके ऑक्सीजन माने भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो लेने का काम होता है, देने का नाम है ना। ये देता है ऑक्सीजन लेकिन लेता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है बच्चों, आंसर होगा ये, अवशोषण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। फिर आ गया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है ये। से कह रहा है कि PbO और कार्बन, Pb प्लस CO2। देख भैया, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन किसी और को दे दिया, देखो आगे, तो ये हो रहा है अवकरण। आप जानते हो ना कि ऑक्सीजन का निकलना अवकरण कहलाता है। हाई अकेले था, ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो ये हो गया ऑक्सीकरण। बस यही पर आपका नैया पार लग जाएगी। क्यों ऑक्सीकरण? क्योंकि जाके सटा है, देखो ऑक्सीजन उसमें, इसमें से निकला है और इसमें सटा है। तो PbO ऑक्सीकरण थोड़ा गलत है। ऐसा क्वेश्चन बनवा चुके हैं, 21 नंबर क्वेश्चन था ऐसा। सी का अवकरण ना रे भाई, सी का अवकरण कैसे जी? सी तो खुद से, देखो ऑक्सीजन मिल गया, इसको जो चाहिए मिल गया, ये भी गलत है। सी अवकरण नहीं, ऑक्सीकरण हो रहा है उसमें। PbO का अवकरण बिल्कुल सही बाबू, PbO का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है बाबू मेरे, ये सही। सी ऑक्सीकारक का कार्य करता है। याद रखना बाबू, कार्बन सभी अधातु ऑक्सीकारक का कार्य करती है। कार्बन को छोड़कर एकदम धूर विरोधी है कार्बन और हाइड्रोजन, गुंडा है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए, यानी ये वाला ऑप्शन। बच्चों अगला क्वेश्चन, एकदम इंजॉय के साथ क्लास को आनंद लीजिए, बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, रिडक्स अभिक्रिया में क्या होता है? देखो बच्चों, रिडक्स अभिक्रिया दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। देखो इसको तोड़ ही देते हैं, रेडॉक्स। देखो दो शब्दों से मिलकर बना है बाबू। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ये हम साथ साथ वाला है। और OX का मतलब ऑक्स बन बैल मत समझ जाना, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। और अवकरण। तो चल बाबू तनिक कमेंट करो तो क्या होगा आंसर, पूरा आंसर एकदम दो तो बताओ क्या होगा आंसर, बताइए। अभी आपने देखा था कि रिडक्स अभिक्रिया क्या है बच्चों, तो देखो तो नाम में है ना रेडॉक्स, यानी कि रिडक्शन भी बा ऑक्सीडेशन भी बा। तो बच्चा आंसर क्या होगा? दोनों। सिर्फ ऑक्सीकरण ना रे भाई, शादी ब्याह वाला है, दोनों साथ साथ वाला है। ठीक है, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ, बिल्कुल सही। यही आंसर आपका सही होगा। हई तो सब दिखावा है, सब मोह माया है। आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और अगला क्वेश्चन है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है इसे कहते हैं। देखो बच्चों, कोई भी पदार्थ जलेगा तब ना जब उसके पास न्यूनतम ताप होगा, तभी जल पाएगा। उसी को ज्वलन ताप कहते हैं। जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे, अंदर ही अंदर कोई जलता है उसके लिए नहीं, पदार्थ के जलने की बात हो रही है। जिस न्यूनतम ताप पे कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है, बच्चों आंसर क्या होता है? तो वही होता है
कला ज्वलंता है ना, बिल्कुल ना है, मोह माया है, ये भी मोह माया है, ये भी है। वास्तविकता क्या है? तो वास्तविकता है बाबू ज्वलंता। ठीक है, वास्तविकता आपका क्या है जी? ज्वलंता। आंसर होगा ज्वलंता। बाबू मेरे, इसी क्वेश्चन के साथ आपका क्वेश्चन होता है सारा समाप्त। आपको करना क्या है, देखिए वीडियो से घबराइए मत, आप समय निकालिए पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन क्लास आपके सबसे खतरनाक क्लास है बाबू। अगर कोई फायदा एग्जाम में पहुंचाएगा ना, तो यही आपके एग्जाम जो यही एथी जो है आपके एग्जाम एथी में फायदा पहुंचाएगा। तो इससे आप हट के मत रहिए, इससे जुड़ के रहिए। आपको बस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, सेशन मेरा अच्छा लगे, तो इसको शेयर कीजिए। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए। और इतना दिनों से पढ़ा रहे हैं तो इतना तो हक आप पे है, आप सभी पे, कि आप लोग अगर कि आप लोग हम बोले कि वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, तो शेयर आप लोग ना करें, बिल्कुल शेयर कीजिए आप लोग। और बहुत लोग ऐसे भी है जो वीडियो को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। अरे यार कर ही दो ना, क्या ही है। आप अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही जो होता है ये क्लास हमेशा चलता रहेगा बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।